एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो का मामला अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले से मुताल्लिक 3 आईनी दरख्वास्तों का जायजा ले रही है। चीफ जस्टिस ने आज इस केस का जायजा लेते हुए बहुत से सवालात भी उठाए और ये रिमार्क्स भी दिए कि नवाज शरीफ के केस में शवाहिद रिकॉर्ड हो चुके हैं। देखना होगा कि फैसला दोबारा लिखना है या ट्रायल दोबारा करना है। साथ ही आज अदालत ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर से तजावीज़ तलब कर ली हैं और केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आईनी दरख्वास्तों की समाअत की। चीफ जस्टिस के साथ इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस अजमत सईद शेख शामिल हैं। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों की तरफ से अहम कानूनी मामलात भी उठाए गए। अदालत में समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील मुनीर सादिक ने दलाइल दिए कि वीडियो स्कैंडल के जरिए अदलिया पर सवालात उठाए गए। ये अदलिया की आज़ादी और वक़ार के हवाले से एक और अहम और हसास मामला है, लिहाजा अदालत इस मामले की तहकीकात करवाकर जिम्मेदारान का तयन करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि यह मुकदमा मुफादे आमा का है। मरियम नवाज ने 6 जुलाई को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कुछ इल्जामात लगाए गए, जिसमें कहा गया कि अदलिया दबाव में काम कर रही है। वकील ने कहा कि ये संगीन इल्जामात हैं, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते क्या हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि मैं सच की तलाश चाहता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अगर सच्चाई की तलाश हमने करनी है तो फिर हुकूमत क्या करेगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि सच्चाई की तलाश उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह पनामा केस में की गई। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने वीडियो स्कैंडल की तहकीकात का मुतालबा किया है और चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त की है, लिहाजा एक कमीशन बनाया जाए। बेशक ये कमीशन एक रुकनी ही क्यों ना हो। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि फिर इस कमीशन का सरबराह कौन हो, जिस पर वकील ने कहा कि जज कमीशन के सरबराह हो। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि यह बताएं कि कमीशन क्या देखेगा, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कमीशन सच्चाई देखे कि अगर इल्ज़ाम साबित हो तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मामले पर अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियासी जमातों का मानना है कि अदलिया तहकीकात करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि लोगों के कहने पर कोई काम करेंगे तो क्या हम आज़ाद रहेंगे। अज खुद नोटिस किसी के मुतालबे पर लें तो फिर वो अज खुद नोटिस नहीं हुआ ना, जिससे इंसान की पैदाइश हुई है। जब से इंसान की पैदाइश हुई है सच की तलाश जारी है। अगर ये सच तलाश करना है तो फिर जिन जजों ने मरकजी अपील सुनी है वो क्या करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट पाबंद हो जाएगी, फिर हाई कोर्ट कैसे कार्रवाई करेगी। इश्तियाक मिर्जा के वकील के दलाइल पर मुकम्मल होने पर दूसरे दरख्वास्त गुजार के वकील इकराम चौधरी ने दलाइल दिए और दलाइल देना शुरू किए और कहा कि मरियम नवाज का बयान है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दबाव पर फैसला किया गया। किसी इदारे पर से एतबार उठना बजाते खुद बुनियादी हुकूक का मामला है। जज के बयान को इंतहाई एहतियात से देखना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो जज ने कहा वो इंतहाई गैर मामूली बातें हैं। हमें बताएं हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अगर अदलिया से मुताल्लिक बयानात जारी रहे तो फिर हाई कोर्ट को फैसला करने में दबाव होगा। इस दौरान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि पहला नुक्ता इदारे की साख का है, दूसरा नुक्ता फैसला दुरुस्त होने या ना होने का है, तीसरा नुक्ता जज के कंडक्ट का है। जज के कंडक्ट पर कानून मौजूद है। फैसला दुरुस्त है या गलत, यह फैसला आला अदलिया ने करना है। जो धूल अभी उठ रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। हम ऐसी तजवीज़ चाहते हैं जिससे जज्बात के बगैर फैसला किया जा सके। इस पर वकील सफाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करे, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तौहीन अदालत का मतलब होगा कि जज पर इल्ज़ामात गलत हैं। जो इल्ज़ामात जज पर लगाए गए हैं, इस मामले को कौन देखेगा? क्या वो जज खुद देखेगा जिस पर इल्ज़ामात लगे हैं? वकील इकराम चौधरी ने कहा कि बयानात और फिर जवाबी बयानात की वजह से अदलिया की तज़हीक हो रही है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हम इसी वजह से इस मुकदमे को सुन रहे हैं। इस मामले के बाद वीडियो के स्कैंडल पर तीसरे दरख्वास्त गुजार ने अपने दलाइल देना शुरू किए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वीडियो को फॉरेंसिक के जरिए जांचा जाए। जज कभी जाती उम्रा जा रहे हैं तो कभी उम्रे पर मुलाकातें कर रहे हैं।
जज इतने अहम मुकदमा सुनने के बावजूद मुलाकातें करते रहे। हुकूमत और इदारे कहाँ थे? यह मुकदमा अदलिया की खुद मुख्तारी से मुताल्लिक है। कुछ और इदारे भी दखल अंदाजी कर रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इदारों की दखल अंदाजी की बात कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि इदारे दखल अंदाजी करें, जिस पर वकील ने कहा कि इदारे दखल अंदाजी कर रहे हैं लेकिन अपना काम नहीं कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार ने मजीद कहा कि जज अरशद मलिक का तरीक़ाकार ये बात साबित करता है कि वो बदउन्वान सरगर्मियों में मुलविस रहे हैं। एक गैर मुल्की फैसले में करार दिया गया है कि जज के तासुब पर दोबारा ट्रायल होगा। टीवी चैनल्स पर जिस तरह के टॉक शोज होते हैं, मैं कमरे से बाहर चला जाता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने दिमाग दिए कि कमरा छोड़ने के बजाय एक बटन होता है, उसे दबाकर टीवी बंद कर दिया करें। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। इस पर अदालत ने कहा कि हुकूमत को भी कमीशन बनाने का इख्तियार है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदलिया कमीशन बनाए। जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट करती है तो एतराज़ होता है, लेकिन जब हम हाथ खींचते हैं तो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट करे। हमने फैसला करना है मामले में कहाँ हाथ डालना है और कहाँ नहीं। जज के मिसकंडक्ट को भी जानना है। अनकरीब हम कुछ चीज़ें तय करेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ तलब करते हुए केस की मज़ीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो जल्द इस केस से मुताल्लिक कुछ चीज़ों को तय करेगी। एक तरफ जज की वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, दूसरी तरफ नून लीग सड़कों पर आने की बातें कर रही है, जंग की बात कर रही है। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग आखिर तक जंग लड़ेगी। हम कोई और बात करेंगे तो कहेंगे कि एनआरओ मांगता है। हम एनआरओ नहीं मांगते। हम ये जंग लड़ेंगे, आखिर तक जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उसके वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और हमारे दूसरे साथी जो है पीपल्स पार्टी के और एमएमए के, हम ये जंग लड़ेंगे, इज्जत और वकार के साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तान की आवाम का होगा, पाकिस्तान के आइन का होगा, इस आइनी स्ट्रक्चर का होगा जिसका हम हिस्सा हैं। आज भी जिसने भुट्टो का नाम मिटाने की कोशिश की, भुट्टो का नाम आज भी जिंदा है। जिसने नवाज शरीफ का नाम मिटाने की कोशिश की, नवाज शरीफ हमेशा जिंदा रहेगा। सिर्फ यही नहीं, मरीम नवाज ने भी आज ट्वीट करते हुए मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इंशाअल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी रैलियों की क़यादत करने जा रही हूँ, जिसमें न सिर्फ नवाज शरीफ के लिए इंसाफ की बात की जाएगी, बल्कि रूल ऑफ लॉ और आज़ादी इज़हार राय का मुतालबा भी किया जाएगा। यानी नून लीग फिर से जारहाना सियासत का इशारा दे रही है। मगर अहम बात यह है कि नून लीग ने अब तक वीडियो के मामले पर कोई कानूनी चाराजोई नहीं की है और ना ही किसी अदालत से रुजू किया है। अगर नून लीग का मौक़िफ़ इस वीडियो से मुतालिक दुरुस्त है तो अदालत से रुजू क्यों नहीं कर रही? और जो कुछ आज समाअत में हुआ, क्या नून लीग इससे मुतमईन है? वो खुद क्या चाहती है? नून लीग के सीनियर नाइब सदर शाहिद खकर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अदालत में जो आज समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल से अदालत ने जवाब मांगा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस मांगे हैं, सू मोटो लेना है, कमीशन बनना है, लोअर कोर्ट्स ना मुतासिर हो जाएं। आप क्या चाहते हैं? नून लीग क्या चाहती है या मुतमईन है आज की समाअत से? इस वक्त तो मैं एक पाकिस्तानी के तौर पर अगर बात करूं तो ज़रूरत इस बात की है, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी जिक्र किया और पटिशनर ने भी जिक्र किया हुआ है, कि जो अवाम का एतमाद है अदालतों पर, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। और जो साख मुतासिर हुई है अदालत की, उसको बहाल करने की ज़रूरत है। तो अब इस केस में ख़ास तौर पर जो अहमियत है वो ये है कि जो ये नैब का केस था, इस पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज को एज अ मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट की खुद इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी जिम्मेदारी है और इसको हम बिल्कुल कोई पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहते। लेकिन आज जो पूरा जुडिशल प्रोसेस है, जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये सारा मशकूक हो चुका है कि अगर एक जज पर दबाव डालकर या उसको ब्लैकमेल करके फैसले लिए जा सकते हैं, तो फिर किसी जज से भी फैसले लिए जा सकते हैं। और सर वो सवाल तो पैदा हुआ है, वो अदालत भी उठा रही है, मगर आप कह रहे हैं पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। एविडेंस आपके पास है,
जज ने उसके अगेंस्ट एफिडेविट दिया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी अपील का हिस्सा बना दिया है, और आप लोग एविडेंस अदालत लेकर नहीं जा रहे हैं। मरियम नवाज कह रही है मैं सड़कों पर निकलूंगी और रैलियां निकालूंगी, ख्वाजा साहब कह रहे हैं हम जंग लड़ेंगे। एविडेंस लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं? मरकजी अपील का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे हैं? कानूनी तौर पर क्यों नहीं? नवाज शरीफ साहब को अगर आप रिलीफ मांग रहे हैं तो कानूनी तौर पर क्यों नहीं जा रहे? नहीं, इसलिए कि ये मामला एक केस का नहीं है। वो केस तो बिल्कुल इफेक्ट हुआ है, उसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये मामला पूरे इस जुडिशल प्रोसेस का है। और जो जज साहब ने एक एफिडेविट दिया है वो खुद उनके खिलाफ ही चार्जशीट है, ख़ास तौर पर इस केस में कि जहाँ पर एक मॉनिटरिंग जज मौजूद था। अगर उन पर कोई दबाव था जैसा वो कह रहे हैं, मुझे उनकी बात में कोई यकीन नहीं है, एक आफ्टर थाट है, तो वो जो कह रहे हैं तो उनको एकदम जिक्र करना चाहिए था मॉनिटरिंग जज से, या जो उनकी सुपरवाइजरी जो कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि मुझ पर ये दबाव है या मुझे थ्रेट्स हैं या मुझे लालच दिया जा रहा है। और क्योंकि उसके बाद फिर वो अदालतें खुद फैसला करती हैं कि इस मामले को कैसे डील किया जाए। तो ये तो उन्होंने खुद ही सारे मामले को मशकूक कर दिया है। इसमें इस बात में जाए बगैर कि उनकी बात में हकाइक हैं या नहीं हैं, जुडिशल प्रोसेस जो वो मशकूक हो चुका है, तो उसकी भी ज़रूर तफ्तीश होनी चाहिए कि जो जज साहब कह रहे हैं उसके उन हकाइक में कितनी सदाकत है। लेकिन वो एक तरफ रखते हुए जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मशकूक हो गया, जज साहब का कंडक्ट मशकूक हो गया। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने फैसला लिखा है, सिर्फ ये फैसले नहीं दूसरे फैसले भी वो अब कलअदम हो गए, उनको तो ख़त्म करके और फिर अगर किसी ने प्रोसिक्यूट करना है तो वो करे, क्योंकि जो उनके फैसले उनकी अब कोई हकीकत नहीं रही और उसको खुद हाई कोर्ट ने तस्लीम किया, उनको हटा दिया है। और तो अब ये मामला जो आपने नवाज शरीफ साहब को जेल में रखा हुआ है वो यकीनन एक आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। अगर जज साहब का रवैया अपना पूरा कॉम्प्रोमाइज था, उस बुनियाद पर उनको हटाया गया है। जज और नवाज शरीफ साहब तो बाहर उसी वक्त आएंगे ना जब इस एविडेंस को आप अदालत लेकर जाएंगे, और उसकी बुनियाद पर अदालत या तो रिलीफ देगी नवाज शरीफ साहब को, या तहकीकात कराएगी कि जज साहब ब्लैकमेल हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। सड़कों पर आकर जंग लड़कर तो नहीं होगा ये, तो अदालत में आपको एविडेंस तो लेकर जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फोरम पर लेके जाए। नहीं, अदालत में भी जंग लड़ेंगे, बिल्कुल वो हमारा राइट है, वो हर शख्स का राइट होता है कि जुडिशल प्रोसेस में शामिल हो। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ बात उससे इस केस से बढ़कर आगे चली गई है, और ख़ास तौर पर जब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस में इन्वॉल्व था, उन्होंने मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया, तो अब उन पर भी एक जिम्मेदारी आती है कि वो इस मामले का अज खुद नोटिस लें। अब तो एक पिटीशन आई है जिसका उन्होंने नोटिस लिया है, लेकिन इसका अज खुद भी नोटिस लिया जा सकता था। और मैं समझता हूँ कि अदालत की साख बहाल करने के लिए, अवाम के एतमाद बहाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ले और जल्द एक्शन ले। और उस वक़्त तक, क्योंकि एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जज का कंडक्ट वो नहीं था जो एक जज का होना चाहिए, तो सिर्फ उस चीज़ को सामने रख के हम पिटीशन करें या ना करें, ज़रूरत जो कि हमारा राइट है, लेकिन आज ये कोर्ट्स पर बर्डन है कि वो इस केस का जो प्रोसेस है, जो डिसीजन है, उसको सेट असाइड करें और नवाज शरीफ साहब को रहा करें। बहुत शुक्रिया। शहज़ाद अब्बासी साहब इस हवाले से वही मुतालबा कर रहे हैं कि सेट असाइड करे और आला अदलिया इसका नोटिस लेते हुए नवाज शरीफ साहब को रिहा करवाए। साबिक वज़ीर कानून अली ज़फ़र साहब और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सरबराह कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, ज़ाहिर नून लीग तो अभी भी ये मुतालबा किया हुआ है कि जी फौरी तौर पर अदालत इसका सू मोटो ले और फिर नवाज शरीफ साहब को रिहा करने का हुक्म दे। अदालत ज़ाहिर मुख्तलिफ ऑप्शंस और बाकायदा तौर पर एक जो साकिब निसार साहब के दौर में रवैया होता था उसके एक बरक्स रवैया नज़र आया, इंटरवेंशन ना हो, लोअर कोर्ट्स ना मुतासिर हो जाएं। एक अदालत ने फिर अटॉर्नी जनरल से जवाब मांगा, तमाम वकला को भी बड़े इत्मीनान से जज साहिबान ने सुना। तो आपको क्या लग रहा है इस वक्त ये ऑप्शन है जो इनका फौरी मुतालबा है कि सू मोटो लें और सस्पेंड करें और रिहा करें नवाज शरीफ साहब को? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, सो मोटो का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का नहीं है, और हाई कोर्ट जो है वो वहाँ अपील पेंडिंग है, और कोई जजमेंट जो है ना, कोई कन्विक्शन या इवन इक्विटल जो है वो सो मोटो में सेट असाइड नहीं हो सकती। इसको सेट असाइड कराना है तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, वो अपील जो पेंडिंग है वो जब फिक्स होगी
उसमें या वो सेट असाइड हो जाएगी या मेंटेन होगी या फिर सेट असाइड करके तीन रास्ते हो सकते हैं, या रिमांड कर सकते हैं कि इससे कि जज अगर बायस थे तो उस पर रिमांड भी हो सकती है और उसमें री हेयरिंग के लिए भी कहा जा सकता है। मगर ये एक सियासी मुतालबा तो कह सकते हैं, कानूनी मुतालबा इसको नहीं कहा जा सकता। मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद ये इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई सो मोटो में इनको बेनिफिट हो जाएगा और इस वीडियो का और उस वीडियो के बेनिफिट से कोई खुद ब खुद जो है ना कोई इनको रिलीफ मिल जाएगा मियाँ साहब को, मगर ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इनको जाना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास पड़ेगा और रास्ता वही है जाने का, वहाँ ये इसको प्लेस करें। वो वहाँ पे अगर ये सारा कुछ जेन्युइन साबित हो जाता है, वैसे तो कंडक्ट जो है ना वो वैसे ही पता चल गया जज साहब का, उन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग था और उन्होंने एफिडेविट जो दिया है उसमें मान लिया है। तो इसमें सबसे ख़राब किरदार जो है वो जो हो सकता था वो जज साहब का खुद है, जो बाद में भी कहते हैं कि मैं जाता रहा हूँ और जाके मुलाकातें करता रहा हूँ। मुझे मतलब उनका जब ये रवैया देखता हूँ तो बड़ा अफसोस होता है। आप क्या कहिएगा अलीज़फर साहब, आपने देखी आज की जो कार्रवाई है, इस पर आपका क्या इस वक्त नुक्ता नज़र है? साथ में ये भी आज रिमार्क्स आया है कि देखना होगा कि इसका रीट्रायल होना है या फिर सिर्फ जजमेंट दोबारा लिखनी होगी या फिर कमीशन बनना है, इस सारे के सारे ऑप्शन आज अदालत ने डिस्कस किए हैं। जी देखिए, ये बड़ा हसास मामला है। इसमें दो किस्म के जो इश्यूज़ हैं, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब के केस पे इस वीडियो और जो एफिडेविट है जज साहब का उसका क्या असर है, और दूसरा कि ये जुडिशरी की जो एक रेपुटेशन है जो अवाम में है उसको भी बचाना है, उसको भी देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नज़रिए से बड़े एहतियात तरीके से चल रहा है। मेरी नज़र में इस सारे मामले का इशू सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार तो है आर्टिकल 184(3) में कि वो इसकी तहकीकात कराएं, क्योंकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशन का मसला है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में इस हद तक मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि मामला जो है, केस जो है अपील नवाज शरीफ साहब की, वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में पेंडिंग है। तो तरीक़ेकार ये है, और सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है, कामरान मुर्तज़ा साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो लीगल टीम है वो ये इशू को लेके जाए, एक ग्राउंड ऐड करे अपनी अपील में, और फिर हाई कोर्ट फैसला करे पहले कि ये वीडियो का, ये एफिडेविट का इस जजमेंट के ऊपर क्या असर होता है, इस फैसले पे क्या असर होता है। अगर कोई पार्टी इस सेटिस्फाई नहीं होगी हाई कोर्ट के फैसले से, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट इसको आगे मज़ीद देख सकता है। अब जो एफिडेविट है, जी मुकम्मल कीजिएगा। जी अलीज़फर साहब। अब जो एफिडेविट है उसके 4 इसकी हो सकते हैं जो हाई कोर्ट के सामने रस्ते हैं, ऑप्शंस। अगर आप बात करें कि क्या 4 ऑप्शंस हो सकती हैं, उनका वेट क्या है, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देता हूं कि क्या 4 ऑप्शंस हैं जो हाई कोर्ट कर सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट या तो ये फैसला कर सकता है कि मुझे इस एफिडेविट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम खुद ही इस जो फैसला है इसको हम खुद ही एग्जामिन कर लेते हैं, एविडेंस आ चुका है, हम उसके बेसिस पे देख लेते हैं कि क्या कन्विक्शन होनी चाहिए या नहीं। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हाई कोर्ट ये कहे कि इस एफिडेविट के बाद हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये जो जजमेंट थी, ये चूँकि जज साहब का मिसकॉन्डक्ट इतना ज़्यादा है, इसलिए इस जजमेंट को हम नहीं सस्टेन कर सकते और हम इसको रिमांड करते हैं। लेकिन रिमांड हम सिर्फ इस हद तक करते हैं कि ये जज जो है निचले नए जज आएंगे और वो सिर्फ फैसला करेंगे उसी एविडेंस पे जो ऑलरेडी मौजूद है केस में। तीसरा ऑप्शन कोर्ट के पास ये है कि वो ये इजाज़त दे दे कि डिमांड करते वक्त कि दोनों पार्टीज़ ने अगर कोई एडिशनल एविडेंस लेके आना है, मज़ीद कोई नया एविडेंस लेके आना है, तो वो ले आएँ। और आखिरी और चौथी ऑप्शन जो हाई कोर्ट के पास है वो ये है कि वो केस को रिमांड करें और उनके वो पूरा फ्रेश ट्रायल ऑर्डर कर दें कि नहीं, आप रेफरेंस के बाद सारा ट्रायल दोबारा से शुरू करें। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और उसमें से क्या ऑप्शन चूज़ होती है, क्या ऑप्शन फैसला करता है कोर्ट, ये अब कोर्ट के सामने है मामला। इसलिए मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये चारों ऑप्शंस देखते हुए मेरे अंदाजे में ये हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ेगा
कि इस एफिडेविट को क्या करना है। मतलब यानी वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है उसके साथ साथ आप एक और जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुकम्मल कीजिएगा जी अली जी, उसके साथ साथ एक और आप चीज़ देखें कि इस एफिडेविट में दो किस्म के इल्ज़ामात हैं। एक तो मुल्ज़िमान का इल्ज़ाम है जज साहब के ऊपर कि वो किसी प्रेशर के तहत उन्होंने फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जज साहब को आप जो भी कहें कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं, लेकिन उन्होंने एफिडेविट में एक इल्ज़ाम बहुत सीरियस किस्म का लगाया है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये वीडियो पब्लिश किया था, जिन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। और इल्ज़ाम ये है कि ये उन्होंने मुझे उल्टा ब्राइब करने की कोशिश की, मुझे रिश्वत देने की कोशिश की और प्रेशराइज़ किया। इस चीज़ का भी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अदालत करे। अदालत किसी तहकीकाती एजेंसी को भी कह सकती है कि आप ये इन्वेस्टिगेट करके हमें बताएं कि सच क्या है। हो सकता है सच कहीं बीच में हो, दोनों पार्टीज़ कुछ थोड़ा सा सच बोल रही हों, कुछ थोड़े से इल्ज़ामात गलत हों। तो ये है सारा सब दुरुस्त है। मैं आपका भी इस पर ओपिनियन जानना चाहूँगा कि आप दोनों की राय के सू मोटो अदालत ना ले, और जाहिर है जब से जस्टिस खोसर साहब आए ऐसा नहीं कि सिर्फ इस केस में कुछ अलग होगा, सू मोटो के हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि सो मोटो ना ले, वो तो सो मोटो तो अब लिया नहीं। 184(3) की दरखास्तें आ गई, 3 दरखास्तें आ गई, मगर वो अदलिया के साख के हवाले से है। बाकी हम कह रहे हैं कि इसके अलावा इख्तियार नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस पर लेना चाहिए, क्योंकि नून लीग का ये मुतालबा है, आप कह रहे हैं कि जी लोअर कोर्ट्स ही इसको डिसाइड करें, और फिर किस तरीके से जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो लोअर कोर्ट के लिए क्या हो सकते हैं? देखिए, लोअर कोर्ट इसको डिसाइड, लोअर कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। वही एक ही ऑप्शन है, उसने इधर जो है ना इसको मेंटेन करना है, या इसमें इक्विटल होगी, या इसमें तीसरी बात है रिमांड। इस 3 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मगर यहाँ पे अदलिया की साख का मामला देखिए, एक ऐसा शख्स जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह गया, वो आपके निज़ाम इंसाफ से मुतमिन नहीं है। जब वो शख्स आपके निज़ाम इंसाफ से मुतमिन नहीं है, या उस केस में कुछ एडमिशंस आ गए हैं, तो फिर उसका एक जो है ना वो कुछ ना कुछ तो सुप्रीम कोर्ट को करना है ना। वरना लोग तो ये सोचते हैं आखिर उसके भी फॉलोअर होंगे जो उसको वोट देते रहे या उसको आज भी वोट दे रहे हैं। तो ये बात आपकी अपनी साख के हवाले से है। जब तक अपनी साख जो है वो बहाल नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो है ना लोगों के दिलों में कोई ना कोई जो है ना चीज़ रहेगी जो आपको ख़राब करती रहेगी। साहब, और ये अली ज़फ़र साहब, जब तक क्योंकि साख जो है, क्योंकि इस पर एक मॉनिटरिंग जज भी थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो ओवरऑल अदालती निज़ाम पर फिर सवाल उठ रहा है, जिसके लिए बड़ा लाजमी है कि इसके हवाले से फैसला हो और एक इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श फैसला हो। जी बिल्कुल, ये तो बहुत लाजमी है। इसके बगैर तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, आप नहीं होंगे, अवाम नहीं होगी। ये इसकी तह तक तो पहुंचना है। सिर्फ ये है कि इसकी तह तक किसने पहुंचना है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट सारा मामला अपने पास लेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ही महदूद रहेगा? तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त अपील सुन रहा है, इसलिए इसकी तहकीकात भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है जो जिसके अंडर है वो भी चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी जज हैं। तो ये मेरा ख्याल है मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले देखना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि खुद ब खुद जो जजमेंट है वो इस वजह से, चूँकि ये बड़ा डिबेट हो रहा है इस वीडियो के बारे में और कॉन्डक्ट के बारे में जज साहब का, तो ये नहीं हो सकता कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये जजमेंट ख़त्म हो जाए या अदालत खुद ही इसको देखना शुरू कर दे। ये इसके लिए बाकायदा लीगल तरीका यही है कि नवाज शरीफ साहब को जो उनकी लीगल टीम है उसके ज़रिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाना पड़ेगा, बेशक वो अपनी पॉलिटिकल जो साइड है वो चलाते रहें। और साहब, आप भी समझते हैं कि जो ठीक है, जो क्रेडिबिलिटी का मसला है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्ट्स का नहीं है, या सिर्फ एक जज अरशद मलिक साहब का नहीं है, पूरे उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसमें खास तौर से एक मॉनिटरिंग जज साहब को लगाया गया था जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिस पर ज़ाहिर है आप सब ने बहुत ज़्यादा, कामरुन साहब आपने खासतौर से बड़ा एतराज़ किया था, मुख्तलिफ सीनियर लॉयर्स ने एतराज़ किया था कि ये ना करें। तो आप समझते हैं पूरे निज़ाम के हवाले से सवाल उठ रहे हैं? देखिए, ये पूरे निज़ाम के हवाले से सवाल उठ चुका, और इतना संजीदा सवाल है। अगर इस बात को रिड्रेस न किया गया, इर्रिस्पेक्टिव के किसका नाम आया है किसका नाम आएगा, अगर एड्रेस नहीं किया गया तो ये फिर जो है ना ये सोशल मीडिया आपका जो है इसको और तबाह बर्बाद करके रख देगा। उस पर जो है ना कुछ सच्ची बातें आएंगी, कुछ गलत बातें आएंगी, और वो डैमेजिंग हो जाएंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को, साख के मामले को, बाकी रिमेनिंग के नहीं, साख के मामले को किसी अल्टीमेट उस तक पहुँचाना है।
बहुत शुक्रिया, दोनों की राय आपने सुनी। सिर्फ साहब को अगर रिलीफ चाहिए तो वो हाई कोर्ट से ही मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, और वहाँ पे जाके ही ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज के वीडियो के फॉरेंसिक टेस्ट की भी आज बात हुई है, और अब इस वीडियो की फॉरेंसिक एनालिसिस का मामला, फॉरेंसिक के तज्जिए का मामला बहुत अहम है, क्योंकि जब से वीडियो सामने आई है तो फॉरेंसिक के हवाले से बहुत से बयानात दिए गए हैं, बार बार दिए गए, हुकूमत ने भी दिए हैं और नून लीग की तरफ से भी दिए गए। ऑडियो की वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। हुकूमत अपने उस फोरेंसिक और वीडियो ऑडिट खड़ी है। यही फैसला किया गया है कि बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए। इन्होंने फोरेंसिक करा लिए और फोरेंसिक में ये बात साबित होगी है कि ये वीडियो ओरिजिनल है। हुकूमत ने इस वीडियो को ऑडिट कराया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। पहले हुकूमत ने वीडियो के फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया, फिर हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई और मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया कि इस वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया गया है, और उसके बाद हुकूमत को पता चल गया है कि ये वीडियो दुरुस्त है, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। हुकूमत कहती है हमने नहीं फॉरेंसिक कराया, इतनी जल्दी तो फॉरेंसिक हो नहीं सकता, तो ये कैसे हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है, कैसे इसके फॉरेंसिक एनालिसिस हो सकते हैं, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। साबिक आईजी, आईबी के साबिक सरबराह, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इन तमाम मामलात को बहुत करीब से जानते हैं, शुएब सडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुएब सडल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपकी राय बड़ी अहम है, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर रहे हैं, मामलात को देखते रहे हैं। ये बताइएगा किस तरीके से तहकीकात हो सकती हैं इस सारे के सारे मामले की, और क्या फॉरेंसिक एनालिसिस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? Shah Saib, first of all, thank you for getting me on the show. बात यह है कि कोई भी अगर वीडियो या ऑडियो जो है वो किसी लीगल प्रोसीडिंग के लिए सामने आए, तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाए, क्योंकि आजकल वॉइस चेंजर्स भी मौजूद हैं। फ़ोटोशॉप का तो आपका अच्छे से अच्छा जो है सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल है, तो हमें रोज़ पता है कि लोगों की तस्वीरें इधर उधर बदल दी जाती हैं या वटेवर, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो कराया जाए। तो ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है उसका भी इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस हो और फर्स्ट रेट जो लैब्स हैं उनमें हो, और ज़रूरत हो तो एक से ज़्यादा लैब में भी हो सकता है। तो उसके बाद ये इशू सेटल होगा कि क्या इसमें कुछ पोर्शंस जो हैं उनकी एडिटिंग हुई है या एज़ इट इज़ सही है वो, और कितने लोग उसमें ओरिजिनली इन्वॉल्व थे, बाद में कितने रह गए, क्योंकि एनालिसिस वॉइस का भी अवेलेबल है और ऑडियो एनालिसिस में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी तरह जो वीडियो एनालिसिस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब साइंस जो है वो आगे चली गई हुई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप होल्ड कर जाएं, और अगर आप करेंगे तो आप ख़ुद ही उसमें बल्कि फंस जाएंगे। और साहब एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये किया जा सके। दूसरा जो आपने कहा कि आप बता सकते हैं, तो ऑडियो के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कि अलग अलग वक्त में हुई, एक तो जज साहब ही की है पूरी की पूरी ऑडियो और वीडियो, और एडिट नहीं हुई है, जब की ऑडियो है उसी वक्त की वीडियो है, ये सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस हो सकते हैं? देखें, जहाँ तक तो ऑडियो का ताल्लुक है, इसमें हर आवाज़ जो निकलती है ना वो सर्टन फ्रीक्वेंसी पे निकलती है, तो आपने जो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं वाइल वेरीफाइंग के क्या ये सेम फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ आ रही है या डिफरेंट जो है उनको मिक्स किया हुआ है, तो दैट इज़ पॉसिबल। और फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग का अपना एक फुटप्रिंट है, यानी जैसे हम
फिंगरप्रिंट्स का बायोमेट्रिक्स के साथ आजकल लिंक किया हुआ है। इसी तरह वॉइस बायोमेट्रिक्स भी है, और जिसका मकसद मतलब ये है कि उसका वो वॉइस फुटप्रिंट है। हर बात जो हम करते हैं, हर आवाज़ बल्कि जो भी इस दुनिया में या यूनिवर्स में इवन निकलती है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। दूसरा पार्ट है इसका वीडियो जो एनालिसिस है। तो वीडियो एनालिसिस में जब के ऑडियो में आपको फ्रीक्वेंसी बेसिक चीज़ है जिसको आपने डिटरमिन करना होता है कि हर आवाज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह जब आप वीडियो में आते हैं तो हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ है। आजकल ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अब हैं मौजूद कि जो उस सिग्नेचर को रीड करते हैं। 3 चीज़ें आपने मेनली देखनी होती हैं। वन इज़ कि उसका एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर, दूसरी है कि उसका आपने कंपैरिजन, और तीसरा फैक्टर जो है वो इवैल्यूएशन का होता है। तो अब जब ये आप तीनों कर लेते हैं तो द एनालिसिस इज़ कंप्लीट एंड यू नो फॉर श्योर कि ये ओरिजिनल चीज़ है या कि इसमें एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस नहीं हैं। ये सब करने के लिए पाकिस्तान में सहूलत मौजूद है कि इसकी तहकीकात की जा सके? ये तमाम काम करने के लिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? ये लैब्स अब हमारे यहाँ मौजूद हैं। जो पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैब है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसी तरह जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके पास अपने टेस्टिंग का सिस्टम मौजूद है एंड दे कैन डू इट। और अगर कोई इस पे भी डिस्प्यूट राइज हो जाए तो इवन बाहर से भी कराया जा सकता है, डिपेंडिंग के जो इन्वेस्टिगेटर है वो वहाँ तक जाना चाहता है या नहीं। और जब फोरेंसिक एनालिसिस कराने हैं तो वो ओरिजिनल डिवाइस जिससे वीडियो बनाई गई या ऑडियो रिकॉर्ड की गई वही दरकार होगा, या वैसे ही ले जाई जा सकती है वीडियो या ऑडियो और उसके एनालिसिस हो सकते हैं कि एडिट हुई है नहीं हुई है, उन्हीं साहब की है या नहीं है, एक ही मौके पर है या अलग मौक़ों पर है वीडियो और ऑडियो? नहीं, वो तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उसका ओरिजिनल डिवाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट डिवाइसेस से उसमें कट एंड पेस्ट हुआ है तो वो निकल आएगा, क्योंकि हर एक का अपना एक सिग्नेचर उस पर मौजूद ओरिएंट होता है। मतलब यहाँ एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी। हुकूमत ने पहले कहा हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे, फिर 2 दिन बाद एक अलग मौक़िफ़ अपना लिया। नून लीग कहती है, मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि उन्होंने पहले ही करा लिया फोरेंसिक एनालिसिस, उसके बाद इन्हें पता चला। हुकूमत कहती इतनी जल्दी हो नहीं सकता। कितनी टाइम में ये फोरेंसिक एनालिसिस हो सकता है जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसके मुताबिक? नहीं, ये कोई ज़्यादा दिन नहीं अब लगते। इसके लिए तो मेरे ख्याल में इवन फ्यू आवर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन बहुत अगर डिटेल में जाना हो तो 3-4 दिन लग जाएंगे, और क्या। साहब, अगर अदालत के हवाले से एविडेंस की बात हो तो उसमें तो जाहिर है किसने रिकॉर्ड किया, किस डिवाइस से रिकॉर्ड किया, ये सारी बातें बड़ी अहम हैं। मगर आप कह रहे हैं कि अगर फोरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई वीडियो बनाई वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएँ और फोरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं कि ये भाई मेरे पास तस्वीर भेजी गई है, ये ओरिजिनल है या फ़ोटोशॉप हुई हुई है, या ये मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, ये उससे वॉइस चेंजर से इसको आगे पीछे तो नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें डाल दी जाए तो उससे वॉइस बदल जाएगी, उसकी पिच बदल जाएगी, उसका स्टाइल बदल जाएगा। और फिर आप ये देखें ना कि अगर
सेम बंदे जो हैं वो हैं, तो उसमें उनका स्लैंग होगा अपना, वो यूज़ करते होंगे। डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनमें फ़र्क आ जाता है लैंग्वेज में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं कंपैरिजन करते हुए। और द साइंस इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट इन दीज मैटर्स, जहाँ बहुत रेयर प्रॉबिलिटी है उसके मिसकैरेज की। बहुत शुक्रिया। शुएब शटल साहब इस हवाले से राय दे रहे थे। साबिक सरबराह IB हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, और वो तफसील से बता रहे थे कि चंद घंटों में ये एनालिसिस हो सकते हैं। ओरिजिनल डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है, आप लेकर जाएँ और एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस, वीडियो, ऑडियो मुख्तलिफ मकामात पर हैं, एक ही मकाम पर हैं, एक ही शख्स पर हैं, वो सारे एनालिसिस चंद घंटों में हो सकते हैं। ज़्यादा 2 से 3 दिन में ये एनालिसिस हो सकते हैं। मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को आज 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहाँ तवक्को की जा रही थी कि ANF की जानिब से राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो सबूत पेश किए जाएंगे जिनका 1 जुलाई से इंतज़ार हो रहा है। लेकिन DG ANF और वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी के दावों के बावजूद आज भी कोई सबूत पेश नहीं किए गए, बल्कि आज कौमी असम्बली में वज़ीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स शहरियार आफरीदी की तकरीर ने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं। इस बारे में भी आगे चलकर बात होगी। पहले आपको बताएं कि आज की अदालती कार्रवाई के दौरान ANF हुक्काम को 2 मरतबा राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की वजूहात और शवाहिद पर मुश्तमिल असल फाइल पेश करने का कहा गया, जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई तकरीबन 2 घंटे तक रुकी रही। लेकिन ANF हुक्काम ने मतलूबा फाइल पेश करने के बजाय उसकी फोटोकॉपी पेश की, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। आज लाहौर की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मंशियात स्मगलिंग केस में राना सनाउल्लाह को पेश किया गया। समाअत के आगाज़ पर राना सनाउल्लाह ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को बताया कि अभी तक उनका मौक़िफ़ सरकारी तौर पर नहीं लिखा गया। कल एक टीम ने उनसे तफ्तीश की, लेकिन तमाम तफसीलात उन्हें अभी तक नहीं दी गई और ना ही अभी तक उन्हें कोई रिकॉर्ड दिया गया है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि उनके मौकिल को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अभी तक चालान ही नहीं पेश किया गया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो गिरफ्तारी पर मुश्तमिल वजूहात की फाइल को पेश नहीं किया जा रहा है? राना सनाउल्लाह को दिल की तकलीफ है और हमारी फाइल, अद्वियात, मोबाइल उनके पास है। इस मौके पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि जब तक गिरफ्तारी की वजूहात पर मुश्तमिल फाइल नहीं आती, केस की समाअत नहीं होगी, जिस पर ANF हुक्काम ने फाइल की फोटोकॉपीज पेश कर दी। तो अदालत ने कहा कि ओरिजिनल फाइल लाएं, जिस पर ANF हुक्काम का कहना था कि ओरिजिनल फाइल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास है, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि वो जल्द पेश करें। अहम बात यह है कि अदालत के 2 मरतबा तलब करने पर भी ANF हुक्काम असल फाइल पेश नहीं कर सके, जिसकी वजह से तकरीबन 2 घंटे तक अदालती कार्रवाई रुकी रही और बाद में अदालत ने ANF हुक्काम को असल फाइल पेश करने की हिदायत करते हुए राना सनाउल्लाह के रिमांड में मजीद 14 दिन की तौसी कर दी। अब ये अहम मामला है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को 16 दिन हो गए हैं, लेकिन ANF हुक्काम के उनके खिलाफ कोई वीडियो या तस्वीर पर मुश्तमिल सबूत अभी तक नहीं लाए हैं। और आज अदालत के बार बार तलब करने पर वो असल फाइल भी पेश नहीं की गई, जिसमें गिरफ्तारी की वजूहात हैं। आज समाअत के मौके पर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ANF जैसे इदारे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को नोटिस लेना चाहिए। एक क्रेडिबल अदारा ANF जो है, उसके मुंह पे उन्हें कालक मिली है सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए। मैं समझता हूं कि इसका नोटिस लेना चाहिए। इसका नोटिस जो है वो आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को लेना चाहिए, क्योंकि ANF में जो है वो आर्मी के सर्विंग ऑफिसर जो है वो काम करते हैं। ये हशर कर दिया है लोगों ने सिर्फ सियासी इंतकाम जो है वो लेने के लिए। हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, हम अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम इस मुल्क के हर अदारे की जो है वो इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सियासी इंतकाम की खातर अदारों को इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों से न सिर्फ कौम को जवाब लेना चाहिए, बल्कि जो लोग जो हैं वो अथॉरिटी में हैं, ये उन लोगों का काम है कि इस चीज़ को देखें। ये कोई तरीका है कि 15 किलो जो है वो अपने पास से जो है वो निकाल के। राना सनाउल्लाह को 1 जुलाई को फैसलाबाद से लाहौर आते हुए ANF ने गिरफ्तार किया था। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद की गई
और एफआईआर के मुताबिक उन्होंने खुद अपनी गाड़ी में रखे नीले रंग के इस बैग की निशानदेही की थी जिसमें मंशियात थी। लेकिन राना सनाउल्लाह और नून लीग ने इस इल्ज़ाम की तर्दीद की है और इसे सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। आज कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए भी नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को मजाक करार दिया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद के जवाब में वजीर मुमलिकत बराए नारकोटिक्स कंट्रोल शहरियार आफरीदी का कहना था कि एएनएफ पेशा वराना इदारा है, एफआईआर में कुछ भी इधर उधर नहीं करता। सुन ले वो लोग जो एएनएफ पर सवाल उठा रहे हैं कि ये फैब्रिकेटेड या एफआईआर इधर उधर या किसी को फंसाने का काम नहीं करते। जिसने मेरे मुल्क की नस्लों को इस नासूर में मुब्तला किया, इस पर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। शेर आफरीदी के मुताबिक एफआईआर में कुछ भी इधर उधर नहीं है, तमाम चीज़ों की सबूत मौजूद हैं, लेकिन ये सबूत आज 16 दिन बाद भी पेश नहीं किए गए। दिलचस्प बात यह है कि आज शेर आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करते हुए कहा कि वो राना सनाउल्लाह को उनके बच्चों की कसम देकर पूछें तो वो हकीकत सामने आ जाएगी। जब 3 हफ्ते तक उनको बाकायदा फॉलो किया गया, फुटेजेस हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, उसके बाद जब हाथ अल्लाह के फजल से डाला तो बताया गया राना साहब ये आपका सामान है। उन्होंने कहा जी मेरा है, ये हम खोल सकते हैं? हाँ जी खोल लें। जब खोला और नीचे से जो चीज निकली तो आपको उस रब की कसम है ख्वाजा साहब कि आप जब अकेले में मिले आप दिल पर रखे और उनसे पूछे कि आपको अपनी औलाद की कसम कि ये आपका या किसी और का है, उनकी आंखें आपको बता देगी मेरे रब के फजल से। अब शहरियार आफरीदी साहब खुद भी कस्में खाते रहे, ख्वाजा साहब को भी कस्में देते रहे और ये कहते रहे कि राना सनाउल्लाह से को भी कसम देकर ये बातें पूछें। शहरियार आफरीदी राना सनाउल्लाह के खिलाफ अपने दावे पर कायम हैं और कह रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं, सब कुछ अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन आज अदालत में समाअत के मौके पर सबूत पेश नहीं किए गए। अहम बात यह है कि आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शहरियार आफरीदी ने एक बार फिर कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ सबूत मौजूद हैं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया, इसलिए जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने राना सनाउल्लाह को मशवरा दिया कि वो सियासत के बजाय अदालत में पेश होकर खुद को क्लियर करें। मैं आपको बताऊं तमाम सबूत मौजूद है, अदालत में चीज जाएगी। और फिर एक और चीज कहा कि इन्होंने रिमांड क्यों नहीं लिया, जुडिशल रिमांड क्यों लिया? रिमांड तब लेते हैं स्पीकर साहब जब आपने उसको रंगे हाथों पकड़ा ना हो। इनको रंगे हाथों पकड़ने के बाद जुडिशल पूरा प्रोसेस है। आप राना सनाउल्लाह साहब से कहें कि अदालत में पेश हो, अपने आप को क्लियर करो, ये सियासत ना करें कि जो नस्लों की इज्जतों नामूस के साथ इस मुल्क के साथ खेला जा रहा है, बगैर सोचे समझे आप उसके साथ खड़े हैं। राना सनाउल्लाह तो अदालत में पेश हो रहे हैं, आज भी पेश हुए हैं, ज़ेरे हिरासत हैं, अदालत में सबूत नहीं पेश किए जा रहे हैं। शहरियार आफरीदी के दावे के मुताबिक राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों पकड़ा गया, उनके खिलाफ सबूत मौजूद थे, इसलिए जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं थी। अब यह भी अहम मामला है क्योंकि आज समाअत के मौके पर राना सनाउल्लाह ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ एक टीम ने उनसे तफ्तीश की, लेकिन तमाम तफसीलात अभी तक उन्हें नहीं दी गई। अब सवाल ये उठता है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे और जिस्मानी रिमांड लेकर मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं थी, तो जुडिशल रिमांड के दौरान तफ्तीश की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। इसी तरह आज शहरियार आफरीदी ने कहा कि राना सनाउल्लाह सियासत ना करें बल्कि अदालत में पेश होकर खुद को क्लियर करें। यहाँ सवाल ये उठता है कि राना सनाउल्लाह तो गिरफ्तार हैं, जुडिशल रिमांड पर हैं, अब तो उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो खुद मांग रहे हैं कि मेरे खिलाफ सबूत पेश कर दें, जज साहब मांग रहे हैं सबूत पेश कर दें, लेकिन शहरियार आफरीदी कस्में खा रहे हैं, कस्में दे रहे हैं और सबूतों की मौजूदगी का दावा कर रहे हैं, मगर सबूत सामने नहीं ला रहे हैं, जिससे एएनएफ की साख पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि एएनएफ का मामूल है कि वो मुल्जिम की मंशियात के साथ तस्वीर जारी करती है, हर केस के बाद ये होता है। 4 दिन पहले ही 12 जुलाई को एएनएफ ने पाक बहरिया के साथ मिलकर कराची में कार्रवाई करते हुए 680 किलो मंशियात बरामद की और बरामद होने वाली मंशियात की वीडियो जारी की। यह कार्रवाई राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के 12 दिन बाद हुई, लेकिन राना सनाउल्लाह के हवाले से ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर अभी तक जारी नहीं हुई। इस पर बात करते हैं राना सनाउल्लाह के केस को कवर करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान भट्टी मौजूद। उस्मान भट्टी, आज आप मौजूद थे अदालत में, क्या मामला हुआ? एविडेंस के हवाले से, केस की तफसीलात के हवाले से क्या हुआ अदालत में आज? जी शाहजेब, आज क्योंकि सेकंड पेशी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के जो सदर हैं राना सनाउल्लाह, तो आज जब नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है अदालत की कि अगर कानून नफज करने वाले इदारों के पास किसी मुल्ज़िम के सबूत हों तो पहले फ़ाइल पेश की जाती है जज को कि हमारे पास ये एविडेंस हैं या ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है। तो आज जब राना सनाउल्लाह को पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में, तो पहले तो जो उनके वकील थे
राना सनाउल्लाह के जावेद अवान का ये कहना था कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ANF सबूत नहीं दे रही, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पूछा कि आप कोई फ़ाइल लाए हैं जिसमें आपने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और शवाहिद बताने होते हैं। अलबत्ता उस वक्त ANF हुकाम का ये मौक़िफ़ था कि हम अभी फ़ाइल नहीं लाए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास ने कहा कि मैं अभी कार्रवाई मुलतवी करता हूँ कुछ देर तक, जब तक फ़ाइल नहीं आती। अलबत्ता कोई 2 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ANF हुकाम जब दोबारा आए तो ANF हुकाम ने जो फ़ाइल दी, फ़ाइल नॉर्मली उस चीज़ को कहते हैं जिसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट किसी मुलज़म की बताई होती है, तो जो फ़ाइल दी वो फ़ोटो कॉपीज़ थी, तो जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप हमें ओरिजिनल जो है फ़ाइल दें। उनका ये कहना था ANF हुकाम का कि वो जो एक इन्वेस्टिगेशन विंग होता है जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कहते हैं, वो भी ANF का ही एक यूनिट है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, वो ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो उनके पास है। जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठीक है, जल्द से जल्द आप फ़ाइल प्रोड्यूस करें ताकि इसकी कार्रवाई शुरू हो। अब वो नेक्स्ट जो ANF हुकाम हैं वो फ़ाइल को प्रोड्यूस करेंगे, मगर जो राना सनाउल्लाह थे उनका यही मौक़िफ़ था कि गुज़िश्ता रोज़ भी उनसे जेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन की गई और जो भी जेल के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए उसकी परमिशन भी लेनी होती है, जो कि राना सनाउल्लाह के वकील ने कहा कि परमिशन भी नहीं ली गई मुतलका कोर्ट से। और दूसरी बात यह कि ANF हुकाम का ये कहना था जब उन्होंने राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया 1 जुलाई को कि हमारे पास सारे शवाहिद हैं जिसकी बिना पर हमने एक गिरफ़्तार किया है, इसलिए जब जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में ज़िला कचहरी में पेश किया गया तो ANF हुकाम की तरफ से ये मौक़िफ़ था कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है, इसलिए राना सनाउल्लाह को जुडिशल किया जाए। अब इसमें बात ये सामने आती है कि अगर कल इन्वेस्टिगेशन इदारे कैंप जेल में अगर कोई राना सनाउल्लाह से इन्वेस्टिगेशन की है तो ANF हुकाम की अगर पहले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल थी तो कल किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की गई है, और वो चीज़ अगर उनका ये मुवक्किल जो वकील थे राना सनाउल्लाह के, उनका ये कहना था कि ना तो मुतलका कोर्ट से परमिशन ली गई। अलबत्ता बाकी जो आज कार्रवाई थी उसमें राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनका यही कहना था कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी अपील करता हूँ कि इस वाक़े के नोटिस लें। बहुत शुक्रिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कि ANF की साख मुतासिर हो रही है। हमने आज भी शेर अफरीदी साहब को बुलाया और ये तीसरी दफ़ा है कि इस केस के हवाले से हमने उन्हें दावत दी और प्रोग्राम में शिरकत उनकी तरफ से नहीं की गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मईशत के लिए बुरा वक्त ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, अब इशारे मिल रहे हैं कि मईशत स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, उम्मीद की एक किरण नज़र आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जो सिमत अख्तियार की गई है उसके नतीजे में इस्तेहकाम आ सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रज़ा बाक़िर ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की और इस खदशे का इजहार किया है कि महंगाई बढ़ेगी, इसलिए शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया है जो अब 13.25% हो गई है। मगर मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि रुपए की कदर में कमी की वजह से महंगाई बढ़ी। बजट के बाद आइंदा 1-2 माह में महंगाई में इजाफे का खदशा ज़रूर है, मगर अब ये नज़र आ रहा है कि जो कुछ इफ़ेक्ट्स हैं उसके बाद महंगाई में मज़ीद इजाफा ना हो। उन्होंने कहा कि डिमांड में नरमी आना शुरू हो गई है, ख़रीदारी में कमी की वजह से महंगाई में कमी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि रवा माली साल में महंगाई की शरह 11 से 12% रहेगी, मगर आइंदा माली साल में महंगाई में कमी का इम्कान है। अपनी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को अपडेट किया है तो वो प्रोजेक्शन इस फिस्कल ईयर के लिए अब हमारी रेंज है 11 to 12%। जो पहले हमारा एस्टिमेट था इससे ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए ये बुनियादी वजह है कि जो हमने शरह सूद को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर जो वन टाइम जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ होएगा, वो हमने ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर लिया है इस एक्शन में, ठीक है जी। लेकिन हमारी प्रोजेक्शन ये है कि फिस्कल ईयर के सेकेंड हाफ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होएगा, और जो अगला फिस्कल साल है जो जून 2020 में शुरू होगा उसमें हमारी ये प्रोजेक्शन है कि इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक नीचे आएगी। इन्फ्लेशन नीचे आएगी। करेंसी के हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है वो इशारा दे देती नज़र आती है कि रुपया और डॉलर के मुकाबले में जो रुपये की कदर है वो इस्तेहकाम की अब इस वक्त सूरत हाल में नज़र आ रही है। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मईशत मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब 100 बेसिस पॉइंट्स तक का जो इजाफा है
वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, तकरीबन तमाम रिपोर्ट्स में था कि 100 बेसिस पॉइंट तक का इजाफा होगा। मगर ये बात कि अब नज़र आ रहा है कि डिमांड इस वक्त कमज़ोर पड़ गई है, इन्फ्लेशन के जो फैक्टर है वो नहीं नज़र आ रहा कि मज़ीद महंगाई में आगे जाके इजाफा हो, जो अभी शॉर्ट टर्म में कुछ इजाफे के अलावा अगर ज़ाहिर ऑयल प्राइसेस और दूसरे फैक्टर्स रहते हैं। आप समझते हैं एक बड़ी मस्बत इस वक्त बात कही जा सकती है जो आज की मॉनेटरी पॉलिसी है? इस तरह आपने कहा कि ये एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो है, मगर एक दूसरी चीज़ शायद वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं है, या थोड़ा सा आप कह लें कि प्लेजेंट सरप्राइज़ है। वो गवर्नर साहब का भी कहना और उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें बिल्कुल क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि जो इम्बैलेंसेस थे, जो इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम थे, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे और जिसके लिए करेंसी एडजस्ट की जा रही थी, वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं। तो ये पहली दफ़ा है कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में इतना कैटेगोरिकल, क्लियर, क्रिस्टल सिग्नल दिया हुआ है कि शायद अभी इंटरेस्ट रेट ना बढ़ें, शायद अभी करेंसी ज़्यादा वीकन ना हो, मगर इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई तो ये बढ़ भी सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चीज़ हो गई तो गिर भी सकते हैं। मगर मेरे ख़्याल में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना 100 बेसिस पॉइंट तो एक्सपेक्टेड था, मगर ये इतने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट का यानी हमें क्लियर व्यू मिल गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इंटरेस्ट रेट पे और करेंसी पे। ये बहुत कम देखा जाता है पाकिस्तान में, इतना कैटेगोरिकल और क्लियर स्टेटमेंट आना स्टेट बैंक की तरफ। यानी कि अब ये कहा जा सकता है कि अगर हुकूमत का फोकस अब मईशत हो और बाकायदा तौर पर फोकस्ड होकर चीज़ें ठीक करने की हुकूमत कोशिश करे तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अब स्टेबलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान जा सकता है। ये जो खतरात पैदा हो गए थे, हाइपर इन्फ्लेशन ना हो जाए, 17, 18, 20% से भी हम ऊपर चले जाएं, वो खतरात नहीं हैं अब, और पाकिस्तान वापस स्टेबलाइजेशन की तरफ जाके लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर इन्फ्लेशन की तरफ आगे जा सकता है। सेंट्रल बैंक बिल्कुल यही कह रहा है जो आपने फरमाया, अगर इसमें ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये बेसिकली इनका जो इंटरेस्ट रेट 13.25% है वो उनकी इन्फ्लेशन की फ़ोरकास्ट जो 11-12% है उस हिसाब से है। और गवर्नर साहब ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि ये 1.25 से 2.25% का रियल इंटरेस्ट रेट बनता है, जो पाकिस्तान जैसी इकॉनमी में जहाँ पे डिमांड स्लो डाउन हो रही है ये एडिक्वेट है। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ महीनों बाद इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ भी और ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि कुछ वन ऑफ्स थे जो बजट में हुए हैं, जिसमें गैस प्राइस का इंक्रीज़ होना था, जिसमें बिजली की प्राइस बढ़ी है और बढ़ेगी, और टैक्सेस का लगना था। तो ये सारी चीज़ें फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन पर है। और जिस तरह आपने कहा और जिस तरह स्टेटमेंट भी आया है, बज़ाहिर लग रहा है कि ये इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो रहे हैं, और अगर पीक आउट नहीं भी हो रहे तो शायद अगर कोई खुदा ना खासा कोई क्राइसिस ना आ जाए या कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए, या तो पीक आउट हो गए या तो बहुत थोड़े से रह गए पीक आउट होने के करीब। ज़रा उम्मीद करते हुए क्राइसिस ना आए। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के भी हवाले से एक दूसरा मसला आप समझते हैं IMF के प्रोग्राम के हवाले से भी है, क्योंकि आपकी अपनी रिपोर्ट है कि ये बड़ा सख्त प्रोग्राम है माजी के मुकाबले में। परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज इसमें ज़्यादा हैं, परफॉर्मेंस बेंचमार्क इसमें ज़्यादा हैं, इंडिकेटिव टारगेट इसमें ज़्यादा हैं, टैक्स का टारगेट बहुत ज़्यादा है, जिससे बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि टैक्स अगर उतना इकट्ठा हो गया तो फिर करेंसी स्टेट बैंक से भी नहीं बोरो करना पड़ेगा, फिर इन्फ्लेशन कम होगी, रुपये भी कम प्रेशर आएगा। तो ये भी ख़तरा मौजूद है। इसलिए हुकूमत को बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा कि अपने रेवेन्यू टारगेट को भी मीट करे और IMF के प्रोग्राम को पूरा करे। यह ख़तरा मौजूद है कि ऐसा ना हो कि वो पूरा ना कर पाए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। जिस तरह पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिस तरह इंटरनेशनल ऑयल प्राइस है आपने मेंशन किया, एक और सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो हम पर सख्तियाँ या परफॉर्मेंस क्राइटेरिया या इंडिकेटिव टारगेट जो IMF ने अपने प्रोग्राम में स्टाफ रिपोर्ट में लगाए हैं, जिसका हर क्वार्टर तजिया होगा, ये हम पूरे करें। और ये इसमें रिस्क ज़रूर है कि अगर पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं रहते और जो आजकल जिस तरह कॉन्फिडेंस है जो शैटर हुआ है, ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग होता है और पाकिस्तान बहुत सारे टारगेट्स जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन है, जिसमें इंटरनेशनल रिजर्व्स को बढ़ाना है, जिसमें NDA है, जिसमें स्टेट बैंक से बोरोइंग ना करना है, और बेशुमार इस तरह के टारगेट हैं जो सितंबर के एंड पे री असेस करेगा IMF। अगर वो पूरे ना हुए
तो ये सबसे बड़ा ख़तरा है कि IMF का प्रोग्राम में भी खलल आ जाए। मगर अब तक बज़ाहिर जो सेंट्रल बैंक का कॉन्फिडेंस है, गवर्नर साहब का कॉन्फिडेंस है, और वो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से भी ज़ाहिर है, तो अब तक तो लग रहा है कि शायद ऐसा होने नहीं जा रहा। बहुत शुक्रिया अबू मुसलिल साहब। कह रहे थे कि मस्बत इशारे इस वक्त नज़र आ रहे हैं। अब हुकूमत अगर फोकस यहाँ से बिल्कुल मईशत को बेहतर करने पर रखे और ज़ाहिर ब्लैकमेल ना हो, चाहे वो मुख्तलिफ लॉबीज़ हों या फिर ताजिर बिरादरी हो जो टैक्स को के हवाले से और इकॉनमी को, मईशत को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रही है, उस प्रेशर को ना ले, मईशत को हुकूमत डॉक्यूमेंट करे, जिस पर ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से भरपूर सपोर्ट भी मिलनी चाहिए, जो अभी तक इसको पोलिटिसाइज़ भी नहीं कर रही है, तो मईशत बेहतर पाकिस्तान की हो सकती है। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी।